नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। चुनाव आयोग ने चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। इसमें आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में सटीक जानकारी दें, साथ ही यह भी बताएं कि वे जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन हैं भी या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो आयोग ने राजनीतिक दलों से जनता को ये बताने के लिए कहा है कि वे अपनी घोषणाओं के लिए कैसे फंड जुटाएंगे, बता दें। देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा के बाद लिखी इस चिट्ठी में आयोग ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक तय फॉर्मेट में वोटर्स को बताना चाहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं वे कितने सही हैं। इसके अलावा वोटर्स को यह भी बताया जाना चाहिए कि उन्हें पूरा करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के पास क्या वित्तीय संसाधन हैं। आयोग ने कहा कि हम इस मुद्दे पर आंखें मूंदे नहीं रह सकते हैं। अगर राजनीतिक दल सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं तो इसके दूरगामी असर होंगे। आयोग ने अपनी चिट्ठी में सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर 19 अक्टूबर तक अपना सुझाव देने को कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने लोक लुभावन वादों से राज्यों में सत्ता हासिल की है और इन वादों को लेकर कुछ पार्टियों ने आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है। तो अब चुनाव आयोग की सख्ती के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इस चिट्ठी को कैसे लेते हैं, इस चिट्ठी के मायने राजनीतिक दल कैसे निकालते हैं और कैसे इसके प्रति अपना आदर भाव जताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक किसी राजनीतिक दल का इस पर बयान नहीं आया है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में इस चिट्ठी पर राजनीतिक दल गंभीरता से कदम उठाते हैं और चुनाव आयोग ने चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। उसमें सबसे बड़ी बात राजनीतिक पार्टियां, आयोग ने जो कहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में सटीक जानकारी दें। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो राज्यों में या तमाम जो राजनीतिक दल हैं छत्रप के रूप में, राष्ट्रीय दलों के रूप में, उन सारी हालातों को क्लियर करने के लिए राजनीतिक दलों को ये संदेश दे रहा है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में कांग्रेस ने घरेलू महिलाओं को 2000 रुपये माह देने का वादा किया था। पंजाब चुनाव में श्रोमणी अकाली दल ने हर महिला को 2000 रुपये देने का वादा किया। यूपी चुनाव में कांग्रेस का 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देने का वादा था। यूपी चुनाव में भाजपा ने 2 करोड़ टैबलेट देने का वादा किया। गुजरात चुनाव में आपने बेरोजगारों को 3000 रुपये महीने देने का वादा किया है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, सीके ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शबनम जी आपके पास आएंगे। क्या मायने हैं इस चिट्ठी के और क्यों इलेक्शन रिफॉर्म्स पर उतना काम नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस चिट्ठी को आप गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को प्रतिबद्धता दिखाना आवश्यक है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो नवरात्रि है। नवरात्रि पे आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मेरी आवाज इको हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे टीएन शेषन जी ने जो एक चुनाव आयोग की जो एक स्थिति को सम्मानजनक बनाया था, उसके बाद लंबे समय से चुनाव आयोग ने कोई बहुत कठोर निर्णय लेके चुनाव प्रणाली को या चुनाव प्रक्रिया को बहुत उसमें सुधार नहीं किया। इसको मैं मानती हूँ बेहतर तरीके से। और अभी जो चुनाव आयोग ने ये फ्रीबीज जो बांटने की बात है, उस पर चिट्ठी लिखी है राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है
और इसे सभी राजनीतिक दलों को बहुत ही सूझबूझ के साथ इसका जवाब देने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार आप देखिए तमाम ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति को देखे बगैर बहुत से ऐसे फ्रीबीज बांटने की घोषणा कर दी जिसे कि चुनाव के बाद नहीं कर पाए। अब सबसे ज्वलंत उदाहरण है पंजाब का, जहां पे आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 30,000 करोड़ भ्रष्टाचार से इकट्ठा करेंगे, 20,000 करोड़ खनन माफियाओं से इकट्ठा करेंगे और हम मुफ्त का सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, हम 300 यूनिट बिजली देंगे और तमाम ऐसी चीजों के लिए उन्होंने घोषणा की और आज तक वो दे नहीं पाए हैं। और उस चुनाव जीतने के बाद तुरंत केंद्र सरकार के पास वो अपना कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि मुझे 1 लाख करोड़ या कितना धन, मैं उस आंकड़े को नहीं याद है मुझे, वो मांगने चले जाते हैं। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाते हैं और इस तरह की चीजें, और बहुत से ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां छत्रक पार्टियों ने टीवी से लेके घड़ी तमाम ऐसी चीजों को बांटने की घोषणा की, कहीं पे दिया भी, लेकिन अगर वो भार हम किसी प्रदेश के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अगर राज्य सरकार की कोष से देते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय करना होता है। तो इस तरह की घोषणाओं को, किन घोषणाओं को फ्रीबीज में रखा जाए और किन घोषणाओं को न रखा जाए, इस पर चुनाव आयोग को कठोरता से काम करने की जरूरत है कि चुनाव आते ही जो ये रेवड़ियां बांटने की बात होती है, इस पर रोक लगाने की बहुत सख्त से सख्त जरूरत है। ठीक है। सीके ठाकुर जी, राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक सिद्धांतों की बात हर एक पार्टी करती है, लेकिन इस चिट्ठी के दायरे से कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो बाहर नहीं है, चाहे वो सत्ता में बड़ा जो दल है बीजेपी, चाहे आप कांग्रेस, सब छत्रप से लेके बड़े केंद्र तक कोई इसमें ऐसा नहीं अछूता है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग ने लिखा है गंभीरता का विषय है और इस पर राजनीतिक दलों को गंभीर कदम उठाना चाहिए? निश्चित रूप से चुनाव आयोग का ये कदम जो है स्वागत योग्य है। आयोग निश्चित रूप से स्पष्ट होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि वो फंड कहां से लाएंगे और किस मद में उठा करके वो जनता के बीच बांट पाएंगे, लोगों को फ्री कर पाएंगे। ये चूंकि देखिए, जब होड़ लगती है किसी चीज का तो लोग, कोई भी दल हो, लगता है कि अगला ने घोषणा कर दिया तो मुझे भी घोषणा करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। तो इस आपाधापी को रोकने की जरूरत है और जो समाज में नीडफुल चीज है, जैसे मैं कि वर्तमान जो सरकार जो टोल टैक्स लगाया है, कहीं कहीं 20 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा दिया, 20 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स लगा करके पैसे वसूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की मैंने पॉकेट में हाथ डाल के निकाल रहा है जबरदस्ती। तो इस ढंग का नौबत तभी आती है जब हम गलत सलत वादे कर देते हैं। आज जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी उजाला योजना का उन्होंने जो शुभारंभ किया था, लेकिन क्या हो रहा उजाला योजना में, आप देखेंगे कि गैस का सिलेंडर बांट तो दिए, लेकिन गैस पुनः भराने की स्थिति में बहुत कम लोग होते हैं। और जो कंपनी इस गैस सिलेंडर को बनाती है, जो चूल्हा बनाती है, उसको उसका जो है पूरा पॉकेट भर रहा है, वही रह जाती है। इसलिए ऐसी योजनाओं को देने से पहले चुनाव आयोग को कम से कम पूरे 5 साल का एक रिकॉर्ड मांगना चाहिए कि भाई आप जब करेंगे तो ये किस मद में कैसे बांटेंगे। ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग का स्वागत योग्य कदम। ठीक है जी। आनंद त्रिपाठी जी, इस चिट्ठी के क्या मायने हैं? वर्तमान दौर में राजनीतिक दल चुनाव की आपाधापी में किसी सिद्धांत पर न चल के बल्कि कैसे वोटर को आकर्षित किया जाए, सिर्फ इसी एक एजेंडे पे चल रहे हैं, तो कैसे इसमें कोई सुचिता या कैसे इसमें गंभीरता प्रकट होगी चिट्ठी में, या चिट्ठी ऐसे ही बन के रह जाएगी? देखिए, हमको 2 स्तरों पर इस पत्र को समझने की आवश्यकता है।
एक तो देखना ये चाहिए कि क्या चुनाव आयोग इस पत्र लिखने के लिए स्वयं से तैयार था या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के उसे इस तरह की कार्यवाही पे आना पड़ा। एक बात। दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग के पास 1958 के जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत इस तरह की शक्तियां बहुत पूर्व से प्राप्त हैं चुनाव आयोग को, और मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को इस पे सुझाव, पार्टियों को इस तरह के सुझाव देने या आग्रह करने की बजाय कि वो ऐसा करना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था को आचार संहिता का हिस्सा बनाना चाहिए, जो तभी इस पर इस तरह की फ्रीविज या जो रेवड़ी कल्चर है उस पर लगाम लगेगी। एक बात। एक और बात है कि राजनीतिक दलों को ये समझना भी होगा कि फ्री की रेवड़ियां क्या हैं और सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे कार्यक्रम क्या हैं। कई बार दोनों में समानता नजर आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार जब पद पर होती है, कार्य कर रही होती है, तो वो देश में जनता की भलाई के लिए जनता के कई सारे योजनाएं चालू करती है, जिसमें बहुत सारा लंबा सब्सिडी देती है। वो चुनावी रेवड़ियां नहीं होती हैं, लेकिन चुनावी रेवड़ियां वो होती हैं जो पार्टियां चुनाव में जाते वक्त पूल जुलूल बिना किसी होमवर्क के वादे कर लेती हैं। हम उन्हें चुनावी रेवड़ियां कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने शुरुआती जो उसकी समझ बनाई है देश के सामने फ्रीवीज या चुनावी रेवड़ियां की, वो यही कहता है। तो कुल मिलाकर के हमें जो समझ में आ रहा है कि आज का जो पत्र है उसमें दो बातें हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिखा गया पत्र है, जो कि चुनाव आयोग को बहुत पहले लिख देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से पहले ही। आपको ध्यान होगा कि भाजपा एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसी मसले पर सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई थी कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की बजाय एक्टिवली काम करे। ये उसी का दबाव है। अगर सिर्फ दबाव बस काम करेगा चुनाव आयोग, तो ये पत्र यूं ही आया और गया हो जाएगा, इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो खुद ये समझ गया कि इस तरह की व्यवस्थाओं को रोकना आवश्यक है और रोकने की शक्तियां उसके अंदर निहित हैं, तो मुझे लगता है इस पे अच्छा काम हो सकता है। ठीक है शबनम जी, देखिए आपने भी वादा किया कि यूपी में 2 करोड़ टैबलेट दिए जाएंगे छात्राओं को। क्या नहीं लगता कि ये वोटर को आकर्षित, जब आप आए सरकार में तब करें, लेकिन ये पहले से कहना, क्या लगता है आपको? अब मान लीजिए ऐसा ही कांग्रेस ने कहा, लेकिन वो तो आई नहीं, उनका तो कोई आधार ही नहीं है, तो ऐसे में वो वादा खारिज हो गया ना पूरी तरह से। देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे पहली चीज, इस बात को हम एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे अगर आरोप लगाते रहे तो इसका कोई हल नहीं निकल सकता। सबसे पहली बात होती है, जब आपके सामने तमाम पार्टियां ऐसे फ्रीबीज का वो जानती है कि वो नहीं दे सकती और वो जीत कर नहीं आने वाली, और तमाम ऐसी रेवड़ियां बांटने की जब बात करती है तो दबाव दूसरी पार्टियों पे भी बनता है इसका तो चुनाव के दौरान। लेकिन जब अगर चुनाव आयोग इस बात पर पूरी तरीके से रोक लगा दे, और या पूरी तरीके से, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि जिस राज्य की जैसी भी आर्थिक स्थिति हो, उस आर्थिक स्थिति के अनुसार ये फंड कहाँ से आप उपलब्ध कराएंगे, और तब आप इस फ्रीबीज की बात करेंगे, तब वो परमिशन चुनाव आयोग दे और उसके बाद पार्टियां बोले। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें सभी पार्टियां जो जीत के नहीं भी आने वाली हैं, तमाम ऐसे फ्रीबीज को बोलकर जनता को बरगलाने का काम करती है, और जनता कहीं ना कहीं जिस पार्टी पर पूरा विश्वास करती है उसको मोह भंग वो नहीं कर पाते, लेकिन वो एक गिफ्ट के नाम पे कहीं ना कहीं लालच आ जाती है, मन में भावना आती है कि हमें भी शायद ये मिल जाए। तो उस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने जो ये काम किया, अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी है वो गैस कनेक्शन को लेकर भी टिप्पणी कर रहे थे,
देखिए, गैस कनेक्शन केवल हमारे लिए एक अनिवार्यता ही नहीं थी। देश की जैसे जनधन योजना में अकाउंट से जुड़ना देश की जनता के लिए अनिवार्य है कि हमारी आर्थिक गतिविधियों से देश का हर परिवार जुड़े, तो जनधन योजना हमने बना। उसी तरीके से गैस कनेक्शन ना होने से लकड़ियां जलती थी, महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता था। तो अगर एक कनेक्शन केवल मुफ्त में मिल जाता है तो इंसान किसी न किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके जो रोजगार करते हैं उससे वो सिलेंडर भरवा सकते हैं। पर उसको एक राजनीतिक एजेंडा बना लेना कि रिफिलिंग किसी ने कराया ही नहीं, हर परिवार में जिस तरीके की खपत है उसके अनुसार वो रिफिलिंग कराने का सोचेगा। लेकिन हर परिवार ये जानता है कि लकड़ियों से जलाने के बाद जो पैसा हमारे इलाज में लगेगा, हमारी गृहिणियों के इलाज में लगेगा, उससे अगर हमें बचना है तो हमें गैस सिलेंडर भरवा लेना चाहिए। तो ये एक हमारे देश की गृहिणियों के स्वास्थ्य के लिए और उस इलाके के प्रदूषण को रोकने के लिए एक मजबूत एजेंडा था। तो सरकार ने गैस कनेक्शन कर दिया और मैं इसे यही समझती हूँ कि ये एक अनिवार्यता है हमारे देश और प्रदेश के लिए। तो ऐसे अनिवार्य फ्रीबीज को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसे स्वीकार करेगा, क्योंकि ये जनहित की चीज है, ये जन कल्याणकारी है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीजें दें जो कि अनिवार्य नहीं है और जिसके देने और ना देने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हमारे पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का एक सब बड़ा कारण ये भी रहा है कुछ पड़ोसियों का कि उन्होंने फ्रीबीज की राजनीति की और उनके देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। हमें उस स्थिति में पहुंचने से पहले अपने देश की इस स्थिति को भी देखना है कि हमारे देश में तमाम राजनीतिक दल फ्रीबीज जो मर्जी आए उस तरीके के फ्रीबीज का ऐलान कर दे और कहीं ना कहीं राज्य के फंड पे उसका, राज्य के आर्थिक स्थिति पे उसका बोझ पड़ेगा। फिर सीके ठाकुर जी, शबनम जी ने कहा कि प्रदूषण से मुक्त होंगे, इलाज पे भी गहरा कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कि, लेकिन आपने देखा होगा कि चौराहों पर जो मजदूर खड़े होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनमें से कईयों को कईयों दिनों तक रोजगार नहीं मिल पाता और ऐसे हालात में वो अपना सिलेंडर भरवाने के बारे में सोचे या तमाम चीज़ों के बारे में सोचे। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके बच्चे चप्पल नहीं पहन पा रहे हैं। शबनम जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं सम्मान करता हूँ इस बात का। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो लोग अपनी आधारभूत मूलभूत आवश्यकताओं से कोसों दूर हैं और अपने जीवन को चलाने के लिए रोज गहरा संघर्ष कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें कहाँ आती होंगी और कैसे आती होंगी? और मान लीजिए कोई कहता भी होगा तो उनको लगता कैसे होगा? देखिए, उन लोगों को तो यह पता ही नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। आपको फैक्ट बताऊं, ये जो जनधन योजना लाया गया, जनधन योजना जो भी लोगों के, जो भी महिलाएं थी, जो भी दिहाड़ी मजदूर थे, सबको अकाउंट खुलवा करके, जीरो बैलेंस करके, उनको सबको जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाया। लेकिन बाद में सारे पैसे जो है वो बैंक में ले लिया और वो बैंक का पैसा आज कहाँ गया, उसका परिणाम दिख रहा है कि आज अडानी जो है दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया है पैसे के मामले में। और अभी आपको बात बताऊं, मैं आ रहा हूँ शबनम जी, मैं उसी पे कह रहा हूँ। एक डीमेट अकाउंट अभी खुलने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री की योजना, वित्त मंत्री की योजना है कि जितने आदमी के पास गाड़ी है, जो इंश्योरेंस होगा उसके लिए पहले डीमेट अकाउंट खोलेगा। तो डीमेट अकाउंट के माध्यम से उसमें पैसे चले जाएंगे और वह पैसा फिर शेयर मार्केट में आएगा, फिर शेयर मार्केट से कहां कहां जाएंगे। तो ये इस ढंग से देश को जो है, अभी देखिए देश का स्थिति, जो वित्तीय स्थिति है, जो एक आदमी लोन लिया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपने लोन लिया, तो आपने कहा था कि ठीक है भाई, आपका EMI आपको 1,60,000 1,52,000 पर मंथ लगेगा। लेकिन आज दिन प्रतिदिन हर महीने उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा करके अगला आदमी कल बोल रहा था कि हमको 2 लाख रुपए महीने देने पड़ रहे हैं। तो देश की स्थिति जो लेके जा रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं, इस पर देखने की जरूरत है। तो वो आम आदमी, उस बेचारे का जो गैस सिलेंडर तो दे दिया,
वहां जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वहां जो उनके एजेंट हैं, वो वहां पहुंचाते तो हैं, लेकिन पुनः उसका फिर से भरना मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और जो सब्सिडी था, वो सब्सिडी भी किसी न किसी तरह से ब्रेक कर दिया गया है। हर जगह कहीं ना कहीं रोका गया है लोगों को सब्सिडी दिया। तो ये देश में एक बड़ी साजिश हो रही है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जा रहा है पूंजीपतियों को, कि एक तरफ गरीब जो है पूरी तरह से गरीब होते जा रहा है। तो हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव आयोग जिस ढंग से अभी मैडम ने कहा कि टीएन शेषन जैसा व्यक्ति, चुनाव आयोग को टीएन शेषन जैसा ही नियम बना करके हर राजनीतिक पार्टी के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग चूंकि संवैधानिक संस्था और अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए कहीं ना कहीं दबाव में आकर काम ना करेंगे। आप देखे होंगे बिहार का चुनाव हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन जो है वहां पूरी तरह से स्वीप कर रहा था, लेकिन शाम 4 बजे काउंटिंग को रोका गया और रात 12 बजे तक जो है कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट, कहीं 300 वोट से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों को हराने का काम किया गया। तो ये जो है चुनाव आयोग को इस पर भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है। जिन जिन वादों पर करें वो टीएन शेषन जैसा खड़े उतरने की जरूरत है। टीएन शेषन का हम लोग नाम ले रहे हैं, वैसे चुनाव आयोग के जो भी होंगे उनका हम लोग नाम लेंगे भविष्य में। चुनाव आयोग को अपना संवैधानिक संस्था जो स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने की जरूरत है। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा आपके पास। कुछ शबनम पांडे जी कहना चाह रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इन्होंने जो आपत्ति की जनधन योजना पे, मैं बताना चाहती हूँ जीरो अकाउंट बैलेंस आज भी उसमें रहता है। और जनधन योजना का यह है कि जो भी सरकार आर्थिक मदद हमारी जनता तक पहुंचाती है वो डीबीटी के माध्यम से पहुंचाती है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता और जनधन योजना में वो सारे आर्थिक मदद पहुंचता है। तो इसको अगर ये गलत तरीके से पेश करते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक सोचने वाली बात है कि जिसमें बिचौलिए को खत्म करते हैं, जिस योजना के तहत जनधन योजना से सीधे जनता के अकाउंट में पैसा आता है और उस पर ये आपत्ति व्यक्त करते हैं, तो ये जनता के हित में नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं चुनाव आयोग को फ्री काम करना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा से फ्री हैंड काम कर रहा है। अगर कोई हारता है तो वो ईवीएम पे टेकराफ हो, प्रशासन पे, चुनाव आयोग पे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चुनाव आयोग को कठोरता से काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव हारने का कारण चुनाव आयोग नहीं होता। एक और बात है कि मान लीजिए कहाँ चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का रोस्टर आने वाला है, उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता बता दें तो कुछ ना कुछ आपत्तिजनक लगता है कि भाई चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और बीजेपी के प्रवक्ता पहले बता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं फर्क लगता है। और चुनाव सुधार ऐसा नहीं है, सत्ता में जो होता है प्रभावशाली होता है, सबको करना चाहिए। शेखर जी, इस बात से साफ तौर पे इनकार किया जाता है कि चुनाव आयोग की वजह से कोई पार्टी सत्ता में और कोई विपक्ष में है। इसको जनता भी नहीं मानती है, क्योंकि इस तरह का निराधार आरोप लगाना, टीएन शेषन जी का अगर नाम लिया जा रहा है तो उससे पहले और उससे बाद निश्चित तौर पे किसी चुनाव आयुक्त ने मजबूती से काम नहीं किया, लेकिन फ्री हैंड चुनाव आयोग काम करता है, इससे सभी को मानना होगा। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, एक सवाल तो ये कि जो शबनम जी ने पहले कहा कि क्या वाकई में प्रदूषण की चिंता की, उन्होंने तमाम चिंताएं की, लेकिन आपको पता है कई लोगों ने अपने सिलेंडर भी बेच दिए, कई लोगों ने अपनी उनके राशन कार्ड गिरवी रखे हुए हैं, उनके आधार कार्ड गिरवी रखे हुए हैं। तमाम जो जनजीवन है इतना सशक्त नहीं हो पाया है और राजनीतिक दलों ने उतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है और आम आदमी का जीवन इतना सरल नहीं है जितना होना चाहिए था। और एक जो इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कारण पार्टियां प्रभावित नहीं होती, वोटर प्रभावित नहीं होता, दल जीतते नहीं है या हारते नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये बात कितनी गलत है और कितनी सही है? देखिए, पहली बात का जहां तक मेरी समझ है, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि जो उज्ज्वला योजना के तहत, पहले एक बात मैं कह दूं कि उज्ज्वला योजना फ्री विज नहीं थी, चुनावी रेवड़ी नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि सरकार इकोनॉमिकल सब्सिडी जो देती है कार्यकाल के दौरान, वो जनहित के कार्य होते हैं और ये दुनिया भर के हर देशों में
इस तरह की इकोनॉमिक सब्सिडी दी जाती है। वो चुनावी रेवड़ी नहीं है। अभी मुझे दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठी हुई हैं, उन्होंने भी इसको नहीं समझा। उन्होंने भी उज्ज्वला को कहा कि ये जनहित की रेवड़ी है, फ्रीबीज है। ये नहीं है। उज्ज्वला योजना कभी रेवड़ी नहीं है, वो सरकार की एक सामाजिक योजना है महिलाओं के लिए, वो फ्रीबीज नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, राजनीतिक पार्टियां इसमें भ्रम में हैं कि चुनावी रेवड़ी क्या है। और आनंद जी, मैंने चंद्रकिशोर जी की बात का जवाब दिया था, रेवड़ी नहीं बोला उसे, चंद्रकिशोर जी की बात का जवाब दिया। आपने ये कहा था कि कुछ रेवड़ियां सामाजिक हित में होती हैं, उज्ज्वला वैसी है। उज्ज्वला किसी तरह की रेवड़ी नहीं है। उज्ज्वला एक योजना है जो समाज के हित के लिए लाई गई है। वो काम कर रही है नहीं कर रही है वो बहस का विषय है, लेकिन वो रेवड़ी नहीं है। ये क्लियर है। ठीक है। तो अब आते हैं कि उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया गया महिलाओं को, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि महिलाओं का स्वास्थ्य सही हो और प्रदूषण में जो योगदान हो रहा है लकड़ी और अन्य उपले जैसी चीजों को जलाने से बढ़ने में, उसे रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना के फेल होने की एक बड़ी वजह बनी कि जो गैस सिलेंडर पर जो सरकार का सब्सिडी था, वो सरकार ने बहुत तेजी से घटा दिया। अब समस्या ये आ गई कि देश के उन निर्धन वर्गों में जिनके पास अभी अभी सिलेंडर सरकार ने मुफ्त पहुंचाया, चूल्हा मुफ्त पहुंचाया, उनको अगली बार जब उसे रिफिल कराना पड़ेगा तो वो लगभग जो पूर्व में 400, 500, 600 रुपए हुआ करता था, वो बहुत बढ़ गया। उसमें 50 से 60% की वृद्धि हो गई। तो ये उनके सामने एक समस्या है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उसके जो फायदे हैं उसकी वजह से उसके साथ खड़े हुए हैं, तकलीफ में भी। लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो सब्सिडी सिलेंडर्स पर बहुत तेजी से घटाई है सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अपने 2 कार्यकालों में, उस पर उसे पुनर्विचार करना चाहिए। अगर वो चाहती है कि देश के गरीब महिलाओं का स्वास्थ्य लगातार बेहतर बना रहे और वो धुएं के जंजाल से मुक्ति पाए, जिससे टीबी, अस्थमा जैसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उस पर देश सरकार को वापस अरबों रुपए का खर्च करना पड़ता है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, उससे बचने के लिए। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि एक तरफ तो वो सामाजिक जरूरतों के लिए सब्सिडी की बात घोषणा करती है और उन्हीं चीजों में वापस सब्सिडी दूसरी तरफ से कम कर देती है, तो ये सही उपाय नहीं है मेरी समझ से। अब ये देखने की बात है कि जो चुनाव आयोग की बात आई कि क्या चुनाव आयोग की सहयोग से चुनाव जीता जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं हूं। मैं देश की संस्थाओं के स्वायत्तता का बड़ा सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि वो स्वायत्त रही हैं। कुछ स्थितियों में ऐसा सामने आया है कि कुछ इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं में कार्य करने वाले कुछ लोग संदेह के घेरे में आए हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये पूरी संस्थाएं ही संदेह के घेरे में हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो किसी अन्य तरह की संवैधानिक संस्था हो सरकार की। तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव न जीते जा सकते हैं और न सरकारें बनाई जा सकती हैं। ये मेरा अपना निजी मत है। ये ठीक है, बाकी पार्टियां सहमत, ये देखिए क्या है आनंद जी, वो अलग बात है। आनंद जी, हम लगातार हिमाचल का भी कवरेज कर रहे हैं इस समय, तो चुनाव आने वाले, तो कई बार लोग ऐसे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि 8 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। तो ये बड़ा आप जब ग्राउंड में होते हैं बड़ा आश्चर्य आपको होता है, भाई इनको कैसे पता चल गया है ये चीजें। ऐसा होता है ना कि देश में कई सारी चर्चा के विषय बिंदु बन जाते हैं। अब लोगों को पता है कि दिसंबर में चुनाव होने हैं। आज चुनाव की अधिसूचना कितने दिन पहले जारी होती है, ये सभी लोगों की लगभग जो इसमें कार्य करते हैं अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये तारीखें बताना, हाँ जी, ये कई लोगों ने कहा कि भाई 8 तारीख को
आप समझिए कि बिल्कुल। जब इतने विश्वास से व्यक्ति कह रहा है कि 8 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, आप क्या समझेंगे उस समय? चंद्रशेखर जी, बहुतों का बड़बोलापन भी होता है। नहीं, देखिए मैं इसको बड़बोलापन नहीं कहता हूँ, लेकिन आजकल एक पत्रकार बनने की ललक जो हर आदमी में जगी है ना, वो सूत्रों के जरिए खबरें तलाशने की कोशिश कर रहा है। वो पत्रकारों की बराबरी, उनकी मेहनत की बराबरी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सफलता की बराबरी ज्यादातर लोग करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो इस बीमारी का परिणाम है चंद्रशेखर जी। मुझे जो समझ में आता है, मैं भी इस क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे पत्रकारिता के छात्र जुड़े रहते हैं, पत्रकार जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनसे ये इनपुट आता रहता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसे ही है कि लोग पत्रकारों जैसे लाभ लेना चाहते हैं, उनसे जैसा दिखना चाहते हैं, उसी में वो उल्टी सीधी खबरें फ्लोट करते रहते हैं, कुछ सही निकल जाती हैं और ज्यादातर झूठ। बिल्कुल आनंद जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, लेकिन तो आनंद त्रिपाठी जी, वाकई में कई बार जब राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की घोषणाएं करते हैं, इस तरह का आकलन बताते हैं, तो और उस समय आकलन ठीक बैठ जाता है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। मैं आऊँगा आपके पास। सीके ठाकुर जी, क्या लगता है कि चुनाव सुधार के जो कदम हैं वो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, उनको तेज होना चाहिए? देखिए, इस पर तो टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, चूंकि जिस ढंग से हम लोग सम्मान करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का, उसी ढंग से चुनाव आयोग का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ बात ये उनसे यही आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो एक सरकारी कर्मचारी जो वहां चुनाव में दिन रात लगे रहते हैं, उन्होंने जो बैलेट से अपना वोटिंग किया, उसके वोटिंग पे डबल मोहर कैसे लग जाता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, वो जब अपना वोट डालता है तो वहां पे डबल मोहर लग जाता है उनका बैलेट पे। ये कैसे हो जाता है? और वहां पे उसी चुनाव उसी ये आप शायद इसलिए कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट क्यों खारिज हो रहा है बड़े स्तर पे। तो शबनम जी देखिए, बहुत उस तरह से हम चर्चा नहीं करते, बहुत गंभीरता से चर्चा करते हैं। आनंद जी, आप भी सुन रहे होंगे, ये बड़ा सवाल है जो सीके ठाकुर जी ने, पोस्टल बैलेट कैसे खारिज हो जा रहा है, ये बड़ी बात है। जी सीके ठाकुर जी। जी, तो मैं वही कह रहा था। और अभी जो हमारी केंद्र की सरकार ने जो अभी टैक्सेस लगाया निर्मला सीतारमन जी ने हर चीज पर, जैसे वो पढ़ने का वस्तु हो, खाने का वस्तु हो, जी भी ऐसी ही लग रही है निर्मला सीतारमन जी जैसी, बिल्कुल एकदम। जी जी। तो इन टैक्सेस से सरकार को बचाने की जरूरत है। इसलिए आपने कहा था ना कि एक दिहाड़ी मजदूर जो अपना औजार लेकर के जो काम करने के लिए निकलता है, उसको काम भी नहीं मिल पाता है, तो भूखे, तो यही स्थिति है। देश उस ओर चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब होते चला जाएगा। सरकार कितना भी बांट ले कुछ भी, उसको केवल रोटी और भात पे डिपेंड रहना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए था कि जो भी योजनाएं हैं उसको पूरे जनहित में जारी करना चाहिए। आज बैंक की जो स्थिति है, बैंक के सारे पैसे कहां चले गए? जो लोन लिया जिस व्यक्ति ने, बैंक तो अभी कोरोना काल के बाद लोगों को कहा कि आप आइए, आपको हम 6% पे इंटरेस्ट, 6% के रेट पर आपको हम लोन दे रहे हैं, हाउसिंग लोन लीजिए, 8% पे आपको बिजनेस का लोन दे रहे हैं। लेकिन आज एकाएक जो है 9% हाउसिंग का भी रेट जो है, वो भी हाउसिंग लोन का रेट बढ़ करके 2%, 2.5% चला गया। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार पैसे कहां जा रहे हैं, क्या हो रही है, ये बड़ी समस्या है। दूसरा, बेरोजगारी का मार्ग तो इस देश में समझिए कि ऐसा बाढ़ आ गया है कि लोग, क्योंकि एक ही कंपनी, अब आपने देखा, हम लोग पहले बोलते थे अडानी अडानी अडानी, लेकिन आज अडानी दुनिया का नंबर 2 पे आ गया, कल 1 पर भी चला जाएगा। लेकिन जो पैसे लेते हैं लोन, फिर वो लोन कहां जाता है? मैं तो यहां तक सुना हूं, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक बैंकर्स ने मुझे कहा कि साहब एक एमएलए है, वो एमएलए का जो 3 करोड़ लोन है वो माफ करवा के ले आया केंद्र से, पता नहीं कैसे माफ हुआ। तो सुनी सुनाई बात में बोल रहा हूं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो इस पर बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है कि जहां एक आम आदमी लोन लेता है, उसको जबरन उसको लोन वसूला जाता है, पुलिस का सहारा लिया जाता है, लेकिन बड़े लोग जिनका लोन माफ कर दिया जाता है, तो देश कहां जाएगा, किस स्थिति में जाएगा? तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में
जो कहा कि रेवड़ी बांटने का प्रथा है, जो लोगों ने जारी कर रखा है कि कोई 2000 कोई 3000 की घोषणा कर रहा है, इस आपाधापी को बंद करने की जरूरत है और सरकार कोई भी आवे उसको काम करने की जरूरत है। और जो सरकार, मान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर दे कि भाई हमारे पास ये खजाना है और हम चुनाव लड़ना, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो उस स्थिति को स्पष्ट करने के बाद ही उस पर जो है इसको फाइनेंशियल स्टेज से भी चुनाव आयोग को जोड़ करके काम करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए शबनम जी, 2.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा राज्य सरकारों पे है और वहाँ चुनाव जब होते हैं तो ये बातें चल रही हैं कि ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ऐसा आसमान बना दिया जाएगा, ऐसी ज़मीन तय कर दी जाएगी। क्या लगता है आपको कि उस समय आम आदमी या जो ज़मीन पे जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते, वोटर नहीं समझ पाता, लेकिन इस सच को राजनीतिक दल तो अच्छे से जानते हैं कि इतना कर्जा पहले से ये कैसे सब कुछ होगा संभव, और ये चिट्ठी इसी मायने को तय करती है। तो क्या लगता नहीं है कि अब बड़े कदम चुनाव सुधार के उठाने की आवश्यकता है देश में, जब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं? चंद्रशेखर जी, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि राजनीति में बहुत से सुधार की जरूरत है और चुनाव आयोग को भी कठोरतम कदम उठाने की जरूरत है। और जो आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ के घाटे में, इतने करोड़ के, निश्चित तौर पे हर राज्य कहीं ना कहीं घाटे में चल रहा है और ये आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से। पर इस बात को भी मानना होगा कि उसके बावजूद अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात लेते हैं या देश की बात लेते हैं, तो आज सरकार ने जिस तरीके से नीतियां बनाई कि मुफ्त में खाद्यान्न देना, बिजली घर घर पहुंचाना, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिसको धरातल पर उतारा है सरकार ने। और सरकार अपनी इस उपलब्धि को लेकर चुनाव में जाती है, लेकिन उसके ठीक सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं वो फ्रीबीज की चीजें बोलकर कहीं ना कहीं एक प्रेशर और एक माहौल बनाती है, जिससे सभी पार्टियों को कहना पड़ता है कि हम भी आपको ये मुफ्त में देंगे, क्योंकि जनता इस मुफ्त के चक्कर में आती है। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जनता किए गए, जो सरकार रही है उसके किए गए काम, पार्टियों के सत्ता में रहते किए गए काम का आकलन करके उन्हें वोट दे, ताकि बेहतर से बेहतर सरकार बने, ना कि कोई विपक्ष में होके बड़े बड़े दावे कर दे और जनता को बरगलाकर वो उनका वोट पाना चाहे। तो अगर देखा जाए, एक सही चुनाव के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि हम सही चुनाव भी बगैर लालच में आए ही करते हैं। तो सही चुनाव के लिए इस पर एक लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हम सीके ठाकुर जी कह रहे थे कि मैंने सुना है एमएलए का इतना माफ हो जाता है। देखिए, आपने सुना क्या है? माल्या हो या ये लोग जो मोदी हैं, ये लोग जो बाहर भागे हैं, वो क्या थे? सुना जाता है कि राहुल गांधी जी और गांधी परिवार की तरफ से फोन जाता था और कितने 100 करोड़ का उन्हें लोन दे दिया जाता था, और वो सब कुछ लेके जब सरकार आई और सरकार ने आर्थिक नीतियां बनाई, कानून बनाए, जो कि जिसके शिकंजे में ये आने वाले थे, ये निकल भागे उससे। तो ये तो लगातार होता रहा और बैंक की स्थिति को कमजोर करने में पिछली भी सरकारों का हाथ था। लेकिन आज कोरोना का दौर रहा है और उस दौर में अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, तमाम ऐसे देश हैं जो अभी आर्थिक तौर पे डमाडोल स्थिति में है, पर भारत छठे से 5वें विश्व के 5वें आर्थिक तौर पे मजबूत देश के तौर पर उभरा है और लगातार स्थिति सुधर रही है। तो इसलिए आप इस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे नहीं लगा पाते। अगर उद्योगपति दूसरे स्थान पे पहुंचा है कोई, तो ये भी देश की उपलब्धि है और एक उद्योगपति तमाम लोगों को नौकरियां देता है देश के, इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को भी समस्याओं का समाधान का देखा जाए, तो इस सरकार ने शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, हर घर नल का, सड़कें, अगर आप टोल प्लाजा की बात करते हैं तो आज विश्व में सबसे तेज रफ्तार से सड़कें बनाने वाला भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप ये देखिए, अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम टोल टैक्स लेते हैं और उस टोल टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर सरकार जनता से टैक्स लेती है तो सरकार जनता को टैक्स के बदले में सुविधाएं मुहैया कराती है, और बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और ईमानदार काम होना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करते हुए दिख रही है। तो सरकार की इन नीतियों में फ्रीबीज का जो है, प्रेशर में आके चुनाव में कोई भी पार्टी अगर फ्रीबीज का वादा करती है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो ईमानदारी से और पूरी इच्छा शक्ति से जो पार्टी काम करती है जनता के लिए, उसके लिए ये एक मुसीबत खड़ा करती है। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, एक तो पोस्टल बैलेट के बारे में पूछा था तो उसका भी आप विश्लेषण कीजिएगा, और एक क्या लग रहा है कि जिस तरह से लगातार फ्रीबीज को लेके चर्चाएं गर्म होती जा रही हैं और ये चिट्ठियां सरगर्मियां कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय होने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। देखिए, दो प्रश्न है। पहले मैं पोस्टल बैलेट पे जो मेरी जानकारी है उस आधार पे मैं बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग पहली बार पोस्टल बैलेट पर वोट दे रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने ईवीएम मशीनों के जरिए वोट दिया होता है, लेकिन वो जब नौकरियों में आते हैं और चुनाव ड्यूटी में पहली बार जब वो आते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने ऐसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम को बड़े नजदीक से देखा है, तो उनको बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग पहली दफा इस तरह से, चाहे वो भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या शिक्षित लोग हों, वो थोड़ा गड़बड़ी करते हैं। ये मेरे सामने मैंने देखे हैं। चुनाव प्रक्रिया से मैं कई बार जुड़ा रहा हूं, है ना, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर देश में मान लीजिए कुल 1 लाख बैलेट वोट आए और उसमें से 1000 गड़बड़ निकल गए, तो मैं ये मान लूं कि सभी 1000 लोगों ने जल्दीबाजी में या सूचना के अभाव में गड़बड़ियां कर दी, इसलिए वो इनवैलिड हो गए। हो सकता है कि जो सीके ठाकुर जी ये संदेह जता रहे हैं, देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने संदेह जताया है पिछले चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, अन्य जगहों पर, कि बैलेट पेपर्स पर वोट जो आ रहे हैं उनकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। हालांकि मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है तो ये भी निष्पक्ष होगा, लेकिन इस पर सवाल आता है कि पढ़े लिखे लोग वोट डालने में कैसे गलती कर रहे हैं। लेकिन उसका उदाहरण मैंने बताया कि जो पहली दफा लोग इस तरह के बैलेट के जरिए वोट दे रहे हैं, तो उनसे कुछ मामलों में जो ह्यूमन एरर है वो होते हुए मैंने देखा है। तो मैं इस लिहाज से कह सकता हूं कि कुछ वोट तो इस तरीके से एक्चुअल में ह्यूमन एरर्स की वजह से गड़बड़ हो रहे हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ज्यादा जानती हैं, उनके लोग ज्यादा उसमें काम करते हैं। अगला सवाल जो था जी, चुनाव सुधार इस एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, और अब उस पर सरकार को, चुनाव आयोग को और राजनीतिक दलों को, तीनों को मिलकर के बहुत सख्ती से कदम आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए राजनीतिक दलों को सबसे पहले देश में एक किसी आर्थिक अनुशासन और राजनीतिक अनुशासन पर एक मत होना पड़ेगा। ये देश में जो समस्या आ रही है, ये फ्री विज की जो बात है, हालांकि ये मुद्दा चुनाव आयोग का था, लेकिन आ रहा है कोर्ट के जरिए। अगर ये चुनाव आयोग इसको आगे बढ़ाने में सफल होता है तो एक बड़ा चुनाव सुधार होगा। निश्चित तौर पर इससे देश में बड़ा परिवर्तन आएगा चुनावी राजनीति में। अब इसके लिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को बिठा करके एक आर्थिक अनुशासन पर तैयार करना होगा कि देश में जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के आधार पर हम कहां तक आगे बढ़े और क्या हमारी सीमा हो, इसकी पहचान सभी राजनीतिक दलों को हो और वो उसका पालन भी करें।
सख्ती से। अगर वो आगे नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग अपने पास कुछ ऐसे अधिकार रखे, जैसे मैंने पहले भी कहा 1958 के जनप्रतिनिधि कानून के तहत उसके पास ये अधिकार है कि वो चुनावी सीमाओं का उल्लंघन करने, इस तरह की चीजों का उल्लंघन करने के लिए पार्टियों को वो सख्ती से उनके साथ पेश आ सके और न्यायालयों में भी उनके इस आदेशों का बचाव वो कर सके अपने इस तरह के कार्यों का। और चुनाव सुधार में कई तरह की बातें और भी शामिल हो सकती हैं। एक तो जैसे आर्थिक अनुशासन हुआ, दूसरा राजनीतिक अनुशासन हुआ, तीसरा इस स्तर पर है कि चुनाव के प्रबंधन में ये जो बहुत सारा धन खर्च हो रहा है, चुनाव आयोग को इस पर भी विचार करना चाहिए कि इस भारी जो आर्थिक खर्चे हैं भारतीय चुनाव प्रणाली में, इसको वो कैसे कम कर सके। बहुत बड़ी जनशक्ति भारतीय चुनाव में 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए चुनाव। जी, तो ये भी चुनाव आयोग का जिम्मा है, वो इनिशिएटिव ले और वो कोई आज की डिजिटल दुनिया में हो सकता है कोई रास्ता निकले जिससे ये जो बड़े खर्चे हैं, जिससे देश बहुत कई बार के चुनावों से बहुत आर्थिक नुकसान और होता है, पीछे जाता है, इस पर भी चुनाव आयोग को चुनाव सुधार की तरफ इस पर विचार करने की जरूरत है। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है यदि चुनाव आयोग इस पर इनिशिएटिव ले तो। ठीक है। सीके ठाकुर जी, राजनीतिक दल ये बात करने से क्यों कतराते हैं? ये भी बड़ी प्रधानता से आप विपक्ष में हैं, आप बड़े जागरूक स्तर पे बात कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात भी कीजिए भाई। 80 करोड़ लोगों को राशन की बात बार बार चलती है, तो ये बात भी कीजिए कि कहीं ना कहीं ये बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता ज़्यादा है। जी, कांग्रेस और भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, हम लोग जो यूपीए कह रहे हैं, सारी पार्टियां चुनाव आयोग को सुधार के लिए अपना एक जो एजेंडा है आपका चुनाव के लिए, जो आपको करवाते हैं चुनाव, उसको स्पष्ट करिए। और हर जगह देखिए, कई जगह चुनाव में जब गड़बड़ियां होती है, लिख करके दिया जाता है, तो जो सत्ता में, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई जगह गड़बड़ियां हुई, लिख करके वहां के लोगों ने दिया कि भाई वहां गड़बड़ी हो रही है, आप देखिए, ठीक है देखा जाएगा, लेकिन बहुत सारा ध्यान नहीं जा रहा। सत्ता पक्ष को उन्होंने ध्यान देने के ध्यान जो दिया, उससे कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा। दूसरा, हम ये कह रहे थे, हमारी शबनम जी कह रही थी कि जो टोल टैक्स की बात मैंने किया था, तो उन्होंने कहा कि टोल टैक्स से जो विकास तो होता ही है, टैक्स जनता की है, जनता से वसूल करके विकास होना चाहिए, लेकिन जो 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर का दायरा, उसको घटा करके 20 किलोमीटर, मेरा कहना था जनता के पॉकेट से आप पैसा निकालिए, लेकिन छीन करके मत निकालिए। तो वो हो रहा है, तो उसको रोकने की जरूरत है। दूसरा, जिस अडानी को आपने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है, जरूर गर्व की बात है, लेकिन क्या वह अडानी जनता के पैसे से, बैंक के लोन से, वो शो करता है कि बैंक में हमने लोन ले लिया, बैंक पे करने लायक नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर भी बन रहा है वो, तो ये कैसे हो रहा है? जो भी हमारा पीएसयू है, जो कांग्रेस सरकार ने बनाया, आज पिछले 60 सालों से लोग पीएसयू में, चाहे सेल हो, रेल हो, बेल हो, इस टाइप का जितने भी पीएसयूज है, उस पीएसयूज को जो कंपनी 10,000 करोड़ की है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ थी और बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ चली गई, उस कंपनी को 5,000 करोड़ में, 2,000 करोड़ में कैसे बेच देना मोदी जी? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जब तक सरकारी संस्था नहीं रहेगा, आपका स्टैंडर्ड वहीं से तय होता है। तो जब सरकारी संस्थाएं आप बेच देंगे, तो दुनिया में कुछ रह नहीं जाएगा, देश जो है खोखला हो जाएगा। लूटते हैं आज अडानी, आज देख लीजिए, जिस इलेक्ट्रिसिटी को झारखंड सरकार, बिहार सरकार या जो भी सरकार है बेचती है 6 रुपये में, आज जब अडानी के हाथ में आएगा, आते आते वो 9 रुपये 10 रुपये बेचना शुरू कर देगा, इसलिए उसकी मोनोपोली बढ़ती है। इसको ध्यान देने की जरूरत है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हम मित्र रहे हैं, जो भी कहते हैं हम लोग, या जो भी भाषा आती है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश को उसी ढंग से चुनाव आयोग को भी इन सारे चीजों पर, सारे मुद्दों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है,
शबनम जी, आप तो एक सुदृढ़ राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं पूरी तरह से और संकल्पबद्ध है, तो आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है कि आपके रहते ये सब काम तो हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पे सभी राजनीतिक दल को राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा और राजनीतिक सुधार के लिए सभी राजनीतिक दल में मजबूत इच्छा शक्ति होनी होगी और चुनाव आयोग की इच्छा शक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि चुनाव आयोग को ही लगाम लगाना है और दंडात्मक कार्रवाई भी चुनाव आयोग को ही करना है। राजनीति में बहुत से ऐसे सुधार हैं, अभी आनंद जी ने कहा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सुधार हैं जो कि राजनीति में होने की जरूरत है और इस सब का जिम्मा सबसे पहले चुनाव आयोग पे है, क्योंकि अगर कोई संस्था संवैधानिक संस्था है और जो इंडिपेंडेंटली इस पर लगाम लगाने में सक्षम है कानूनन, तो उसे लगाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर ये पहल हुआ है कि फ्रीबीज पे लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने ये पत्र लिखा है, सभी राजनीतिक दलों को अपने हित को, स्वार्थ को छोड़ते हुए निश्चित तौर पे देश हित में, प्रदेश हित में ऐसे पत्र का एक मजबूत जवाब देना चाहिए और सहयोग करते हुए चुनाव आयोग के इसको लागू कराने में सहयोग जरूरी होना चाहिए। अब जहां तक हम चंद्रकिशोर जी कह रहे थे कि पीएसयूज को, देखिए, अगर आपकी कोई संस्था नुकसान में और घाटे में जा रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज को वेतन तक ना दे पाए, आपने भले खड़ा किया लेकिन उसको नुकसान तक पहुंचाने में भी आप ही का योगदान है, तो निश्चित तौर पे ऐसी संस्थाओं को कैसे सुधार की तरफ लाया जा सकता है, उस पर क्या निर्णय होना चाहिए कि आर्थिक तौर पे मजबूत कर सके, वो प्रेजेंट सरकार का जिम्मा है। और इस बात से इनकार नहीं कर सकते बीएसएनएल। शबनम जी, देखिए, प्राइवेट इतने सारे शबनम जी सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं सीके ठाकुर जी आपसे। को नहीं बेचते हैं मोदी जी, बेचते हैं जो प्रॉफिटेबल है उसी को बेचते हैं, जो घाटे में उसको चुपचाप रखे रहे, ठीक है उसको रहने दो, जो प्रॉफिटेबल है आपका सोच है, एक विपक्ष के तौर पर आप सोचते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी संस्थाएं रही जो कि नुकसान में रहा। आज देखिए बीएसएनएल कहाँ पे है और जब उसके बाद आई कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें देश हित सर्वोपरि है ना। बीएसएनएल आपने खोला और नुकसान में भी बीएसएनएल को आपने ही पहुंचाया। ऐसे तमाम उदाहरण दे दूंगी आपको कि आपके रहते बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक सेक्टर की बंद पड़ गई, लेकिन हमारी सरकार आके देखिए एफसीआई को खोलने की बात की, जो कि करोड़ों की संपत्ति थी, उसको शुरू करने आपने उसको ठप कर दिया। तो जब यूपीए सरकार के समय तमाम, उस समय भी प्राइवेटाइजेशन का काम होता था, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आज सरकार ने अगर ठप पड़ी हुई बैठी हुई कंपनीज को या पीएसयूज को प्राइवेट करने का निर्णय लिया, तो निश्चित तौर पे वहां के कर्मचारी, वहां के एम्प्लॉयज के हित में किया है। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, ये जो पत्र है इसका जवाब गहन औपचारिक होगा या गहन सैद्धांतिक होगा राजनीतिक दलों की तरफ से? मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल इस तरह के पत्रों का स्वागत करेंगे और एक औपचारिक उत्तर देकर के अभी के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति में आएंगे। वो देखेंगे कि इस पत्र के बाद चुनाव आयोग अपने इस मुहिम पर कितना सीरियस है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अंततः इस पर निर्भरता ये है कि चुनाव आयोग अपनी इस पत्र को लेकर के कहां तक आगे जाएगा, उसकी मंशा किस लेवल पर है कि वो राजनीतिक दलों से क्या उम्मीद करता है और स्वयं के निर्णयों पर कितना टिका रहता है, या उसके ऊपर क्या दबाव है या उसकी अपनी सोच है, वो दबाव बस काम कर रहा है या अपनी सोच बस काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें काम देखने में आएंगी। अभी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल इन तरह के पत्रों का जवाब देंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐतराज करें, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इसका लाभ लेती रही हैं लगातार चुनाव में, उनको शायद पसंद ना आए, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक तौर पर वो इसका विरोध नहीं करेंगी इस पत्र का। और मुझे लगता है कि ये सामान्य प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। मेरा एक बात इसमें जरूर मैं कहना चाहूंगा, बस छोटी सी, कि चुनाव आयोग ने जो अपने इस पत्र में कहा है कि पार्टियों को
ये तय बताना पड़ेगा कि जो वो घोषणाएं कर रही हैं उसके लिए आर्थिक संसाधन वो कहां से जुटाएंगी। अब सवाल ये है कि अगर कोई नई पार्टी बनती है देश में या देश में जिसके पास सरकार चलाने का कभी कोई अनुभव नहीं है, वो ऐसे सवालों का जवाब देना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उस प्रदेश की या देश की आर्थिक स्थिति या आर्थिक जो उसका पूरा व्यवस्था है उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो उनके लिए ये बताना कि वो कैसे अपनी घोषणाओं के पक्ष में आर्थिक व्यवस्था करेंगी, ये उनके लिए नामुमकिन है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को इस पॉइंट पर फिर से एक बार विचार करके किसी अलग तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है, शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं? शबनम जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नई पार्टियां होती हैं, जो भी नई पार्टी, वो एक बार में सरकार में नहीं आ जाती है, और वो जब तक सरकार में आने की एक हैसियत बनाती है तब तक उसे बहुत सूझबूझ हो जाती है इन आर्थिक नीतियों के बारे में। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़े, सबसे बड़ी चीज है कि दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी, इसका निर्णय अगर चुनाव आयोग कर ले कि पार्टियों पे दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी, तो उस निर्णय से निश्चित तौर पे इस पर बहुत प्रभाव होगा। आनंद जी, ये जो बात इन्होंने कही है इसका जवाब आपसे चाहेंगे, जो शबनम जी ने कहा। जी मैं ये बस यही कह रहा हूँ कि जो अभी मैं, शबनम जी शायद मेरी बात सुन नहीं पाई, मैं ये कह रहा हूँ कोई पार्टी अभी बनती है चुनाव आयोग से मान्यता लेकर के 2 महीने बाद वो चुनाव में जाती है, तो उसे वादे तो करने पड़ेंगे, अपने घोषणा पत्र देना पड़ेगा उसे जनता के सामने, और वो उस घोषणा पत्र में अगर कोई स्कीम देती है तो उस स्कीम के लिए वो फंड कहां से जुटाएगी, उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल वो कहां से देगी। मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, आनंद त्रिपाठी जी, सीके ठाकुर जी, शबनम पांडे जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दूध के बदले यदि चावल का घोल नमक का पानी है तो फिर लोकतंत्र की सारी बातें बचकानी बेमानी है, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रतिबद्धता जाहिर करनी होगी कि वोटर को आकर्षित करने की बजाय उसे मजबूत किया जाए। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।